स्वास्थ्य के लिए भी हम परमात्मा से प्रार्थना करते हैं और अगर कहीं मुसीबत आई तो आयुष्मान भारत आपके चरणों में हाजिर है। आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना, जिसे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का एक मास्टर स्ट्रोक बताया गया था जब इसे लॉन्च किया गया था। लेकिन जैसा कि प्रधानमंत्री के मास्टर स्ट्रोक्स के साथ होता है, यह भी कुछ सालों बाद इसकी असलियत सामने आ रही है। यहां भी सरकार की चमचमाती टिमटिमाती स्वास्थ्य बीमा योजना, जिसे हेल्थ केयर में एज अ गेम चेंजर बताया जा रहा था, अब कुछ शहरों में विवादों में यह घिर चुका है। कहना गलत नहीं होगा कि आयुष्मान खुद ही आईसीयू पहुंच गया है। दरअसल हुआ यूं कि 7 अगस्त को, इस महीने 7 अगस्त को हरियाणा के प्राइवेट अस्पतालों ने आयुष्मान भारत स्कीम से अपने आप को विड्रॉ कर लिया। उनकी शिकायत, लगभग 500 करोड़ रुपए का मेडिकल बिल सरकार ने चुकता नहीं किया है और ना ही इस मास्टर स्ट्रोक स्कीम में पर्याप्त बजट एलोकेशन सरकार ने किया है। मैंने अनाउंसमेंट तो कर दिया, वोट भी कमा लिए, लेकिन पैसे नहीं लगाया सरकार ने इस स्कीम के पीछे। इस फैसले से राज्य भर में हरियाणा में 650 इंपैनल्ड हॉस्पिटल और 1.5 करोड़ से ज्यादा बेनिफिशियरीज प्रभावित होने वाले हैं। इसके अलावा मणिपुर के प्राइवेट हॉस्पिटल्स ने भी यह बोल दिया है कि इस स्कीम से वो विड्रॉ कर रहे हैं अनपेड ड्यूज के चलते। दूसरे राज्यों से भी ऐसे खबर आने की और भी संकेत हैं। क्या है आयुष्मान भारत स्कीम? क्या थे सरकार के वायदे इस स्कीम के तहत? क्यों यह एक रेवोल्यूशनरी स्कीम था, लेकिन जमीनी हकीकत कुछ और निकल रही है? क्यों सरकार के सारे मास्टर स्ट्रोक का यह हाल होता है और इस खबर से आप पर और मुझ पर क्या असर पड़ने वाला है? आइए समझते हैं आज के एपिसोड में। नेता टाइप आधा काम मत करो, सब्सक्राइब के साथ साथ बेल आइकॉन भी दबाओ। सितंबर 2018 में प्रधानमंत्री द्वारा शुरू किया गया था यह प्रोजेक्ट, यह योजना 12 करोड़ से अधिक गरीब और जरूरतमंद परिवारों के लिए हर साल 5 लाख रुपए का हेल्थ कवर देने का वायदा। अगर मंशा की बात करें, अगर इंटेंशन की बात करें, तो इससे ज्यादा अच्छा स्कीम हमारे देश में हो नहीं सकता है, क्योंकि बीमारी तो अपने आप में ही आपदा लाती है, साथ ही साथ सैकड़ों गरीबों को गरीबी रेखा के नीचे और भी ज्यादा ढकेल देती है, एक्सट्रीम पॉवर्टी की तरफ ले जाती है। ऐसे में उन्हें अगर आप कैशलेस ट्रीटमेंट दे सकते हो तो यह भगवान के वरदान से कम तो नहीं। इस स्कीम का टारगेट 12 करोड़ परिवार यानी लगभग 55 करोड़ लोग जो आर्थिक रूप से कमजोर हैं और भारत की आबादी के, आप समझ सकते हो, नीचे के 40% यही लोग में आते हैं। वो परिवार जिनकी सालाना आय 2.5 लाख रुपए से कम है। यह स्कीम सेकेंडरी और टर्शरी केयर यानी गंभीर बीमारियों के लिए अस्पताल में भर्ती होकर खर्च को कवर करती है। आपको कैंसर है, हार्ट या किडनी प्रॉब्लम है, आपको सर्जरी चाहिए, डायग्नोस्टिक टेस्ट चाहिए, डॉक्टर की फीस, रूम चार्जेस, ओटी, आईसीयू चार्जेस, सब कुछ शामिल थे इस गेम चेंजर स्कीम में। इस स्कीम का लक्ष्य था मेडिकल ट्रीटमेंट में हो रहे खर्चों को कम करना, लोगों पर भार कम करना, जिसके कारण हर साल लगभग 6 करोड़ लोग गरीबी के ओर और भी ढकेले जाते हैं। मोदी सरकार के शब्दों में इस स्कीम को आप दुनिया का लार्जेस्ट हेल्थ इंश्योरेंस या अश्योरेंस स्कीम आप कह सकते हो, जो फुली फाइनेंस्ड है बाय द गवर्नमेंट, जिसकी चर्चा दुनिया को करनी पड़ेगी। दुनिया नोट लेगी कि भारत क्या काम कर रहा है। दुनिया के हर किसी को भारत की आयुष्मान भारत की योजना का अध्ययन करना पड़ेगा और इसके आधार पर दुनिया के लिए कौन सा मॉडल बन सकता है, उसके लिए कभी ना कभी सोच करके योजनाएं बनानी पड़ेगी। मैं प्रधानमंत्री के शब्दों से बिल्कुल सहमत होता और यह आइडिया है भी इतना अच्छा, इसकी जरूरत भी है हमारे देश में, फिर भी हमारी आंखों के सामने यह प्लान फेल कर रहा है। क्यों? इसे समझने के लिए हमें यह भी देखना होगा कि हमारे देश की मेडिकल सिस्टम की क्या खस्ता हालत है। खुद मेडिकल सिस्टम आईसीयू में क्यों है? अगर आयुष्मान भारत स्कीम गरीबों के लिए कामयाब हो जाता तो हो सकता कुछ सालों में कुछ देशों की तरह यह मिडिल क्लास के लिए भी, मिडिल क्लास को भी कवर करता। लेकिन अब तो यह बात और भी साफ हो रही है कि आपकी सेहत की जिम्मेदारी आपको खुद ही उठानी पड़ेगी। कोई सिस्टम पर आप डिपेंड नहीं कर सकते हो, कोई आपको बचाने नहीं आएगा। मिडिल क्लास लोगों के लिए मंथली बजट मैनेज करना वैसे में ही एक दिक्कत की बात हो गई है, बहुत बड़ा काम हो गया है। ऐसे में अगर कोई मेडिकल इमरजेंसी आ जाती है तो आपका पूरा बजट बिगड़ सकता है। ऐसी किसी सिचुएशन से बचने के लिए आपके लिए इंश्योरेंस इज द बेस्ट ऑप्शन, क्योंकि सरकार आपको बचाने वाली नहीं है। 2 जरूरी इंश्योरेंस आपको कराने हैं, हेल्थ इंश्योरेंस और टर्म इंश्योरेंस। इसको लेकर आप अपने परिवार का भविष्य भी सुरक्षित कर सकते हो। हेल्थ इंश्योरेंस की मदद से अगर कल को आपको कोई मेडिकल इमरजेंसी हो जाती है तो लाखों का खर्चा इंश्योरेंस की मदद से कवर होगा। सिर्फ 400 से 500 रुपए पर मंथ की प्रीमियम देकर आप लाखों का कवर अपने लिए ले सकते हो। इसके साथ आपको सपोर्ट के साथ साथ रिलेशनशिप मैनेजर जैसी फैसिलिटीज भी आपको मिलती है। और दूसरी तरफ टर्म इंश्योरेंस की अगर हम बात करें, यह इंश्योरेंस का प्योरेस्ट फॉर्म होता है। अगर आपको अचानक कुछ हो जाता है तो यह आपकी फैमिली को फाइनेंशियली सिक्योर रखता है। सिर्फ 699 रुपए से मंथली प्रीमियम शुरू होता है और आपको करोड़ों तक का कवरेज मिल सकता है। मोस्ट इंपॉर्टेंटली, जितनी कम एज में आप ये इंश्योरेंस लेना शुरू करोगे, उतना कम दाम आपको देना पड़ेगा। डिस्क्रिप्शन में मैंने एक लिंक दिया है, आप उस लिंक को क्लिक करिए
और सारे ट्रस्टेड कंपनीज को आप खुद जाकर कंपेयर करिए, देखिए कौन कितनी फैसिलिटीज दे रहा है, किसका क्या प्राइस है। ऑनलाइन परचेस करोगे तो उसके ऊपर 15 से 25% का और भी डिस्काउंट मिलेगा। फैसला आपके हाथ में है, लेकिन यह जिम्मेदारी भी आप ही के हाथ में है। एनीवेज, बैक टू द स्टोरी। इंडियन मेडिकल एसोसिएशन हरियाणा ने जुलाई में सरकार को चेतावनी दी थी कि 650 प्राइवेट अस्पताल आयुष्मान भारत स्कीम के तहत ट्रीटमेंट्स बंद कर देंगे, क्योंकि उसे मार्च के महीने से उसकी टोटल बिल राशि का केवल 10 से 15% हिस्सा ही मिला एज रीइंबर्समेंट्स। 2 जुलाई को हरियाणा के 650 प्राइवेट अस्पतालों ने कहा कि वो 7 अगस्त से आयुष्मान स्कीम से एग्जिट कर देंगे, लगभग 500 करोड़ के अनपेड ड्यूज की वजह से। ये सब इसके बावजूद कि सरकार ने पिछले कुछ दिनों में हरियाणा के प्राइवेट हॉस्पिटल्स को 30 करोड़ रुपए रिलीज किए हैं एज रीइंबर्समेंट्स, लेकिन ये टोटल ड्यूज का सिर्फ 10% या उससे भी कम बनता है। इसके अलावा आईएमए हरियाणा की प्रमुख जो शिकायतें हैं वो एक से ज्यादा है। नंबर 1, क्लेम सेटलमेंट में भारी और अनएक्सप्लेन डिडक्शन। सरकार की मनमर्जी है, काट लिया पैसा। उसके ऊपर ब्यूरोक्रेटिक डिले हो रहा है, अस्पतालों को हैरास किया जा रहा है। नंबर 3, सरकार ने अनाउंसमेंट तो कर दिया, लेकिन बजट एलोकेशन हो नहीं रहा है। 2000 करोड़ रुपए जहां चाहिए वहां आप सिर्फ 800 करोड़ रुपए एलोकेट कर रहे हो, तो हॉस्पिटल्स की जो दरकार है, जो रीइंबर्समेंट है, वो आप कभी कर नहीं पाओगे पूरी तरीके से। यही नहीं, कुछ प्रदेशों में तो यह भी शिकायत आ रही है कि स्कीम के रीइंबर्समेंट रेट्स बहुत कम है और प्रिवेलिंग मार्केट कॉस्ट के 30 to 40% रेट पर रीइंबर्समेंट हो रहा है। इस सब के चलते प्राइवेट हॉस्पिटल्स के फाइनेंशियल प्रेशर्स बढ़ रहे हैं। हरियाणा के प्राइवेट हॉस्पिटल्स को ऐसी हुआ है कि चौथी बार अपने सर्विसेज इस स्कीम के अंडर स्थगित करने पड़े क्योंकि उनके ड्यूज पेड नहीं हुए थे। अब इंडियन मेडिकल एसोसिएशन इस पूरे मामले को अब रिव्यू कर रहा है और उसके बाद निर्णय लिया जाएगा कि सेवाएं पूरी तरीके से शुरू की जाएं या उनको भी प्रदर्शन करना पड़ेगा, प्रोटेस्ट करना पड़ेगा, एंटी नेशनल वाले काम करने पड़ेंगे। यह हालत है एक वेल थॉट आउट, वेल इंटेंशन्ड गवर्नमेंट प्राइवेट पार्टनरशिप, एक ऑनेस्ट पब्लिक वेलफेयर स्कीम का। ये सब कुछ मिट्टी में मिल रहा है क्योंकि सरकार के पास बेसिकली पैसे नहीं है। मूर्तियां बनवा लो, फिजूल खर्ची करवा लो, वीआईपी गिरी झड़वा दो, वो सब बिल्कुल ठीक है, उसके लिए पैसे होते हैं, लेकिन असली वेलफेयर के लिए पैसे नहीं। अरे ये तो आप रेवड़ी भी नहीं कह सकते हो, इसको तो आप इलेक्शन गिफ्टिंग भी नहीं कह सकते हो। जेन्युइन लोगों को दरकार होती है मेडिकल कवरेज के लिए इतना अच्छा स्कीम, लेकिन उसको भी हम एक जुमला बनाकर छोड़ रहे हैं। ऑपोजिशन ने भी सरकार की आयुष्मान स्कीम के बारे में, उनकी जो दिक्कतें आ रही हैं उसके बारे में भी काफी कुछ बयानबाजी की है। कांग्रेस की सिरसा लोकसभा एमपी कुमारी शैलजा ने कहा कि स्कीम के शुरू होने से लेकर अब तक लगभग 4000 करोड़ रुपए हॉस्पिटलाइजेशन क्लेम्स में केंद्र सरकार ने सिर्फ 600 करोड़ रुपए ही रिलीज किए हैं, जिसकी लागत केंद्र और राज्य के बीच में 60-40 रेशियो में स्प्लिट होनी थी। कुमारी शैलजा ने यह भी याद दिलाया कि नेशनल हेल्थ अथॉरिटी के रूल्स के मुताबिक आयुष्मान भारत के अंडर प्राइवेट एम्पैनल्ड अस्पतालों को इन स्टेट, माने जो स्टेट के अंदर जो लोग हैं, उनकी ट्रीटमेंट के पैसे 15 दिन में रीइंबर्स करने थे और आउट ऑफ स्टेट जो केसेस हैं उसमें 30 दिन में अंदर अंदर उसको रीइंबर्स करना था। पर आयुष्मान स्कीम के ऑफिशियल्स का कहना है कि 15 दिन का टर्न अराउंड टाइम बहुत ही इम्पॉसिबल है, प्रैक्टिकल नहीं है। हरियाणा ही नहीं, राष्ट्र स्तर पर इंडियन मेडिकल एसोसिएशन कह रही है कि आयुष्मान भारत योजना के तहत 1.2 लाख करोड़ रुपए से अधिक अनपेड बिल्स अभी बकाया है, सरकार को चुकाना है। यही नहीं, आयुष्मान भारत की इंप्लीमेंटेशन में कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल या कैग ने गंभीर खामियां पाई हैं, घपले पाए हैं। अगस्त 2023 में आई एक रिपोर्ट के मुताबिक इंप्लीमेंटेशन में इतनी गड़बड़ियां हैं कि पूरा लिस्ट आप बना सकते हो। नंबर 1, फंड्स का दुरुपयोग हो रहा है, मिस अप्रोप्रिएशन ऑफ फंड्स हो रहा है, फेक अकाउंट्स बनाए जा रहे हैं। नंबर 2, बिना प्रॉपर एविडेंस के फंड्स को रिलीज किया जा रहा है जहां साठगांठ है, अंडरस्टैंडिंग है। नंबर 3, बहुत दिलचस्प, ऐसे मरीजों के नाम पर क्लेम का भुगतान किया जा रहा है जो मरीज मर चुके हैं। स्कीम के मुताबिक कोई भी मरीज बिना आधार या आधार इनरोलमेंट स्लिप के केवल एक बार अपना इलाज करा सकता है। पर कैग रिपोर्ट ने पाया कि ऐसा हुआ है कि 8.2 लाख मरीज जो हैं उन्होंने आधार या किसी और बायोमेट्रिक प्रूफ के बिना 2 या 2 से अधिक बार ट्रीटमेंट का लाभ उठाया है, जिसका टोटल क्लेम सेटलमेंट 1500 करोड़ से ज्यादा आया है। अब या तो ये हॉस्पिटल्स इतना लिबरल हो गई हैं कि बिना आधार लोगों का ट्रीटमेंट हो रहा है, या ये सिर्फ घपलेबाजी हो रही है, ये घोस्ट पेशेंट्स हैं जिनका इलाज किया गया था। ऐसे केसेस सबसे ज्यादा चंडीगढ़, हरियाणा, झारखंड, केरला और मध्य प्रदेश में देखे गए हैं। इसके अलावा, और ये भी ध्यान से सुनिएगा क्योंकि ये गड़बड़ी हाल ही में कुछ जो रिपोर्ट्स आपने देखी हैं, चैनल पर भी एपिसोड देखा है, कुछ सुनी सुनाई लगेंगी। रिपोर्ट के मुताबिक बहुत से बेनिफिशियरी सेम मोबाइल नंबर पर रजिस्टर्ड हैं। लगभग 10 लाख लोग हैं जो रजिस्टर्ड हैं, उनका मोबाइल नंबर सिस्टम में 3 या 7.5 लाख जो रजिस्टर्ड हैं उनका मोबाइल नंबर 99999999 है। और ये बात रजिस्टर्ड लोगों, और बहुत बार आपको दिखेगा उनका रजिस्टर्ड नंबर या तो 888888 मिलेगा या 900000 मिलेगा, और या फिर 201435 18539। कहीं ना कहीं ये पूरा झोल है, कहीं ना कहीं ये पूरा गोलमाल है। क्रोनोलॉजी आप समझ ही गए होंगे कि किस तरीके से जैसे वोट चोरी हो रही है, जिस पर हमने अभी एपिसोड भी बनाया, उसी तरीके से हेल्थ फंड्स की भी चोरी हो रही है फेक अकाउंट्स बनाकर।
पर सरकार यह बात मान नहीं रही है कि भैया मानते हैं कि लीकेज है, मानते हैं कि फ्रॉड हो रहा है, इसको हम सिस्टम को ठीक करते हैं। हाल ही में लोकसभा में एक रिटन रिप्लाई में मिनिस्टर फॉर स्टेट फॉर हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर प्रताप राव जाधव ने बताया कि आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना मिसयूज और अब्यूज के खिलाफ जीरो टॉलरेंस रखती है। एक एंटी फ्रॉड मैकेनिज्म ऑलरेडी स्थापित है और उसके अंडर कोई भी मिसयूज और अब्यूज का प्रिवेंशन हो रहा है, डिटेक्शन हो रहा है, डिटरेंस हो रहा है। और साथ ही साथ 1100 से ज्यादा अस्पतालों को पैनल से हटा दिया गया है। 1500 दोषी अस्पतालों पर 120 करोड़ से ज्यादा जुर्माना लगाया गया है और 550 अस्पतालों को निलंबित कर दिया गया है या इंपैनलमेंट से हटा दिया गया है। पर सवाल तो तब भी उठता है कि अगर सब चंगासी है तो जो अभी इंपैनल्ड हॉस्पिटल्स हैं वो पैसा क्यों नहीं चुका पा रहे हैं, सरकार उन्हें फंडिंग क्यों नहीं दे पा रही है। अब कुछ लोगों को कहना है कि प्राइवेट हॉस्पिटल्स को ऐसा नहीं करना चाहिए, अरे गरीब आदमियों का इलाज, उनकी व्यवस्था पूरी तहस नहस हो जाएगी। पर प्राइवेट अस्पतालों को भी कब तक बिल अपने आप भरते रहेंगे, वो भी कब तक सरकार का इंतजार करते रहेंगे कि भैया सरकार रीइंबर्स करेगी। अब सारी ब्लेम गेम के बीच में हमेशा होता यह है कि गरीब इंसान पिसता है। इस सस्पेंशन का इमीडिएट प्रभाव पड़ने वाला है उन पेशेंट्स पर जो स्कीम पर निर्भर करते हैं, क्रिटिकल, इमरजेंसी केयर, लाइफ सेविंग ट्रीटमेंट्स के लिए। जैसे अगर कोई क्रोनिक किडनी डिजीज का इलाज करा रहा हो, कोई डायलिसिस करा रहा हो, वो गरीब इंसान जो शायद एक सर्जरी के लिए वेट कर रहा हो हरियाणा में, अब वो क्या करेगा है? जिसका आयुष्मान स्कीम के अंडर हरियाणा में इलाज चल रहा हो, एक प्रोसेस चल रहा हो, सर्जरी प्लान हो या कोई महंगी दवाई वो ले रहा हो, अब वो उसके सामने क्या करेगा? ये मैटर ऑफ लाइफ एंड डेथ बन सकता है कुछ लोगों के लिए, लेकिन मेन स्ट्रीम मीडिया में ये सारी खबरें कौन बात करता है। आयुष्मान भारत के इस फ्लॉप शो से एक सवाल और भी उठता है, क्या यह योजना कभी सूटेबल थी ही नहीं हिंदुस्तान जैसे विशाल देश के लिए? क्या आयुष्मान भारत सिर्फ एक और जुमला ही था, एक ऐसा मास्टर स्ट्रोक था जिससे सिर्फ वोट कमाने थे? 5 लाख रुपए तक का मुफ्त इलाज देकर आपने इलेक्शन तो जीत लिया, लेकिन हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर तो आपका कभी था ही नहीं इस प्रोजेक्ट को सपोर्ट करने के लिए। आयुष्मान भारत सबसे बड़ा स्कैम है, स्कैंडल है। अस्पताल तो बनाएंगे नहीं, कार्ड दे दिया, कार्ड लेके लोग क्या करें? कार्ड लेके कहां जाएं इलाज कराने के लिए? अस्पताल तो बनाओ पहले, अस्पताल नहीं बनाओगे, कुछ नहीं बनाओगे तो बेसिकली ये पूरा का पूरा सिस्टम भी प्राइवेटाइजेशन के दौर की तरफ है। नरेंद्र मोदी सरकार ने 2014 के बाद स्पेशलाइज्ड ट्रीटमेंट के लिए एम्स जैसी 1 दर्जन और अस्पताल बनाए तो हैं, पर क्या यह काफी है? बढ़ती आबादी देख सरकार अस्पताल तो बना सकती है, लेकिन डॉक्टर्स की, खासतौर पर स्पेशलाइज्ड या एक्सपर्ट डॉक्टर्स की काफी कमी है हमारे देश में। नेशनल मेडिकल कमीशन की 2022 की रिपोर्ट बताती है कि डॉक्टर पीपल रेशियो हमारे देश में 1:834 है, जिसमें ट्रेडिशनल मेडिसिन प्रैक्टिशनर्स, आयुर्वेदा, होम्योपैथी, नेचुरोपैथी, इन सबको भी शामिल कर दिया गया है। WHO या वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन जो रिकमेंडेड डॉक्टर पेशेंट रेशियो है वो 1:1000 है, तो इसका मतलब तो हम ठीक है, लेकिन उस कैलकुलेशन में ट्रेडिशनल प्रैक्टिशनर्स, होम्योपैथी वगैरह नहीं इंक्लूड किए जाते हैं। और भारत के बराबर जनसंख्या रखने वाले चाइना की अगर हम बात करें तो वहां डॉक्टर टू पेशेंट रेशियो 2.4 to 1000 है, हमसे काफी आगे है वो। सरकार के प्राइवेट और पब्लिक कॉलेजेस में अंडर ग्रेजुएट मेडिकल सीट्स लगभग डबल कर दी हैं, पर 2023 की एक रिपोर्ट के मुताबिक 30 से भी ज्यादा बड़े गवर्नमेंट अस्पताल में 3000 से अधिक डॉक्टर्स की वैकेंसी है और 21000 से ज्यादा नर्स एंड सपोर्ट स्टाफ की वैकेंसीज है। सोचिए, वैकेंसी हम उन्हें भर नहीं पा रहे हैं और हम बोलते हैं नौकरियां नहीं है हमारे देश में। यही नहीं, 2023 की एक RTI का जवाब में पाया गया कि एम्स में 350 से ज्यादा डॉक्टर्स, फैकल्टी मेंबर्स पोस्ट और 1000 से ज्यादा पैरामेडिकल स्टाफ पोस्ट अभी भी खाली पड़ी हुई है। सोचिए, एम्स वो अस्पताल जहां देश भर से लोग आते हैं स्पेशलाइज्ड ट्रीटमेंट करने के लिए, जिस अस्पताल पर सरकार की पूरी फोकस होती है, सारे फंड्स उसके पास होते हैं, वहां इतने वैकेंसीज कैसे पड़े हुए हैं? और जब सोचो बड़े शहर में यह हालत है तो छोटे शहरों में क्या होगा, जहां डॉक्टर इलाज नहीं कर पाते हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं होता है, घूम फिरकर लोग एम्स जैसे अस्पताल में ही आते हैं। सरकार के मुताबिक लगभग 80% शॉर्टेज है सर्जन्स, फिजिशियंस, गायनोकोलॉजिस्ट्स, पैरामेडिशियंस। बड़े इंडिया में हेल्थ केयर क्राइसिस इसलिए है क्योंकि हमारे छोटे से छोटे हेल्थ सेंटर से लेकर एम्स जैसे अस्पताल में कंप्लीट वैकेंसीज को हम भर नहीं पा रहे हैं। अब क्या कारण है आप पूछोगे इस शॉर्टेज का? 2023 में मेडिको लीगल सोसाइटी ऑफ इंडिया द्वारा किए गए एक सर्वे में डॉक्टर्स ने कहा कि इम्प्रैक्टिकल वर्किंग कंडीशंस जैसे स्टाफ की कमी, इंफ्रास्ट्रक्चर की कमी, जरूरी जो दवाई है उनका सप्लाई चेन ना होना कुछ मेजर फैक्टर्स हैं जिसके चलते डॉक्टर्स पब्लिक हेल्थ केयर सेक्टर्स में तो बिल्कुल काम नहीं करना चाहते हैं। और कई और चीजें भी हैं, कम सैलरी है, पुअर वर्किंग एंड लिविंग कंडीशंस भी है, और अब तो एक नई प्रॉब्लम भी आ गई है, डॉक्टर्स के साथ जिस तरीके से मारपिटाई भी हो रही है। और उनकी सिक्योरिटी की अगर बात करें तो आपने रिसेंटली देखा ही होगा कि बंगाल में कैसे RG कॉर इंसिडेंट ने दिखा दिया कि डॉक्टर्स अपने कैंपस में ही सेफ नहीं है। और शायद एक बड़ा कारण यह भी है कि भैया ट्रेंड जो डॉक्टर्स हैं वो अब बाहर पलायन कर रहे हैं, डॉक्टर्स UK जा रहे हैं, US जा रहे हैं, तो छोटे शहरों में और गांव में तो आप भूल ही जाइए,
डॉक्टर्स ही नहीं, इंडिया में हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर की भी हालत काफी खराब है। 2023 की एक रिपोर्ट के मुताबिक वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन द्वारा रेकमेंडेड रेशियो है 3 बेड्स पर 1000 पीपल, और इंडिया का करंट रेशियो है, पॉपुलेशन टू बेड रेशियो है 1.3 बेड्स पर 1000 पीपल। मैंने रेकमेंडेड रेशियो से आधे से भी कम में है हम। 2023 की एक सर्वे यह कहती है कि सिर्फ 10% रूरल पॉपुलेशन है जिसका हेल्थ केयर एक्सेस 10 किलोमीटर रेडियस में आता है। सिर्फ 10%। 10 किलोमीटर रेडियस में कोई भी चिकित्सा वो पा सकते हैं। डॉक्टर्स की कमी, दवाइयों की कमी, डिसेंट इंफ्रास्ट्रक्चर की कमी। चल क्या रहा है हमारे देश में? क्या भारत का हेल्थ सेक्टर बजट एलोकेशन हमारा काफी नहीं है? वर्ल्ड बैंक के आंकड़ों के हिसाब से इंडिया ने फाइनेंशियल ईयर 2022 में हेल्थ पर खर्चा किया जीडीपी का 3.3%। बाकी बड़ी इकोनॉमीज की अगर हम बात करें तो यूएसए जीडीपी का 16.5% खर्च करता है हेल्थ पर, यूके स्पेंड करता है 10.87%, और हमारी आबादी जितनी मिलती जुलती चाइना भी जीडीपी का 5.3% खर्च करती है हेल्थ पर। कहने के लिए थर्ड लार्जेस्ट, फोर्थ लार्जेस्ट जीडीपी, लेकिन हेल्थ केयर पर खर्चा करोगे पाकिस्तान के मुकाबले, मजाक नहीं कर रहा हूं, पाकिस्तान 2.90 या 3% ऑफ जीडीपी खर्च करता है हेल्थ केयर पर, जो कि इंडिया के 3.3% के आंकड़े के बहुत आसपास है। नेपाल 6.6% ऑफ जीडीपी खर्च करता है हेल्थ केयर पर, और यह तब हो रहा है जब हमारा हेल्थ केयर एक्सपेंडिचर बढ़ रहा है। इस बात की भी क्रेडिट देता हूं सरकार को। सरकारी आंकड़े के हिसाब से इंडिया का हेल्थ केयर एक्सपेंडिचर पिछले 4 सालों में दुगना हुआ है। इकोनॉमिक सर्वे के हिसाब से इंडिया का हेल्थ एक्सपेंडिचर 2020-2021 में 3.2 लाख करोड़ था, बढ़कर 2024-2025 में 6.1 लाख करोड़ हो गया है। अब हेल्थ केयर पर खर्चा बढ़ गया पर अस्पतालों को रीइंबर्समेंट नहीं मिल रही है। यह क्या हो रहा है? द मैथ्स इज नॉट मैथिंग। Don't get into those maths. आयुष्मान भारत योजना का वायदा काफी अच्छा था, काफी बड़ा था, लेकिन जो हरियाणा हॉस्पिटल्स की स्कीम को रोक देने से स्कीम की एग्जीक्यूशन में कमियां सामने आ रही हैं। जैसा कि हर मास्टर स्ट्रोक में होता है, मंशा जो भी हो, एग्जीक्यूशन में हम फेल कर जाते हैं। सोचो, एक स्कीम जो हर फैमिली को 5 लाख रुपए तक का कैशलेस ट्रीटमेंट दे पाए, उसका वायदा कर पाए, लेकिन जब आप हॉस्पिटल्स को टाइम पर रीइंबर्समेंट नहीं कर पाओगे तो भारत आयुष्मान कैसे होगा? और इसीलिए मैं कहता हूं बात सही है, थर्ड लार्जेस्ट, फोर्थ लार्जेस्ट जीडीपी बहुत अच्छी बात है, पूरा हमें इसकी खुशी मनानी चाहिए, लेकिन जब आप थर्ड फोर्थ लार्जेस्ट जीडीपी हो तब उसके तरह आपको बर्ताव भी करना होगा। यह नहीं कि आप अफ्रीका, सब सहारन अफ्रीका की तरफ बर्ताव कर रहे हो, जो लोग मर रहे हैं उन्हें थोड़ा सा चिकित्सा के लिए भी आप मदद नहीं दे पा रहे हो। इन द मीन टाइम, जब तक न सरकार आयुष्मान भारत स्कीम को ठीक करती है और मिडिल क्लास तक लाती है, आपको और मुझको तो अपनी सेहत की चिंता खुद ही करनी पड़ेगी। नीचे डिस्क्रिप्शन में इसीलिए मैंने एक लिंक दिया हुआ है, जाके देखिए और ध्यान से चूज करिए अपना हेल्थ इंश्योरेंस, अपना टर्म इंश्योरेंस, जो बेस्ट केस स्टडी बनता है आपके लिए, बेस्ट रेट पर, उसे जरूर चूज करिए, क्योंकि आपके हेल्थ की, आपके लाइफ की, आपके फाइनेंसेस की जिम्मेदारी आपकी और मेरी ही बनती है।